अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। बिलाखिर वजीर आजम ने आज ऐवान से एतमाद का वोट ले ही लिया। उन 16 अराकीन ने भी वजीर आजम पर वोट का भरोसा किया जिनकी आंखों को यूसुफ रजा गिलानी की चमक ने ऐसा खीरा किया था कि 3 दिन पहले हफीज शेख भी नजर न आए। मगर मरते क्या ना करते, ना अहले की तलवार ने वो काम कर दिखाया कि हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। जी हाँ, एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आजम ने ताक ताक कर ऑपोजिशन पर निशाने लगाए। क्या कहा सुनिए। वो जो आदमी जीता है, पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी यूसुफ रजा गिलानी, जो यहाँ से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 बिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में। वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ, वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला का डिस्क्वालीफाई हो गया। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। फजल रहमान वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। वजीर आजम ने यहीं पर बस नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर उन्होंने याद भी दिलाया कि अगर आपको सेनेट में पैसे की रेल पेल नजर नहीं आई तो खुफिया इदारों की ब्रीफिंग ही ले लें, सब पता चल जाएगा। हमें 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दे कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आ रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के बगैर हमें इलेक्शंस नहीं करने चाहिए, नहीं तो जो हारता है वो कहता जी धांधली हो गई। वज़ीर आज़म के जज्बात का ख्याल करते हुए यही कहा जा सकता है, मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार ना कर। बहरहाल सबको बारी बारी मुखातिब करने के बाद वज़ीर आज़म ने अहले सियासत की बिगड़ी अखलाकियात को संवारने का बीड़ा भी उठाया और आइंदा 2.5 सालों का एजेंडा भी सामने रखा। क्या कहा देखिए। अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। हमारा चैलेंज ये है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं। नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, लोग तैयार हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा सिर्फ मसला स्पीकर साहब एक है बिजली का। हम हर तरीका सोच रहे हैं कि हमने इसमें से कैसे हमने अपने लोगों के ऊपर बोझ कम करना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब वो है महंगाई का। हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हर एक खानदान के पास 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकें। किसानों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि कैसे हम किसान की मदद कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मुहाज़राई और तलखी के इस माहौल में इतने लोडेड एजेंडे पर अमल दरामद मुमकिन है? क्योंकि आज ही के दिन पार्लियामेंट लॉजिस के सामने अपोजिशन रहनुमाओं पर सियासी कारकुनान ने हमला किया, अपोजिशन ने इस पर सख्त एहतजाज किया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौमी असम्बली की जानिब से वज़ीर आज़म पर किए गए एतमाद के क्या असरात सामने आते हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़रूख हबीब, आप अपने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा जावेद अब्बासी साहब, आप सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बताइएगा कि आज के दिन के बाद क्या समझते हैं, हुकूमत की सियासी और अखलाकी क़ुव्वत बहाल हो गई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले तो मैं बहुत ही मजम्मत करूंगा कि आज जो पीटीआई के वर्कर्स ने हमारी लीडरशिप के साथ जो सलूक किया है, उस वक्त जब इस मुल्क के वजीर आजम साहब अंदर सेनेट नेशनल असेंबली में तकरीर कर रहे थे, इखलाकियात का दर्स दे रहे थे, वो बता रहे थे कि कौमें गिर जाती हैं, कौमें नाकाम हो जाती हैं, कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं जब उनका इखलाकी किरदार गिर जाता है। काश इस मुल्क के वजीर आजम साहब आज ये भी बताते कि मेरे कारकुन आज जो काम कर रहे हैं बाहर एक लीडरशिप के साथ, एक सियासी लीडरशिप के साथ, जो हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जिस तरह उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा पर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर, मुसद्दक मलिक साहब पे और एहसान इकबाल साहब पे जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, जिस तरह उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है, जिस तरह उन्होंने उनके साथ आज बर्ताव किया है, मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग भी और हम सारे सियासी लोग भी और सबसे ज्यादा पीटीआई के लोगों को इस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी और वजीर आजम साहब को हाउस के अंदर मेंशन करना चाहिए था कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी तरबियत वाले लोगों ने आज ये सलूक किया है। जो माहौल पैदा कर दिया है पीटीआई ने बदकिस्मती से, और ये माहौल पिछली हुकूमतों में भी रहा है, लेकिन इस तरह बदतमीज तूफान बदतमीजी हमने कभी नहीं देखा था कि हम सियासी लोग हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं और फर्क हबीब साहब दोनों एक हाउसेज के मेंबर हैं, हमारे आपस में किसी भी इशू पर हम एक दूसरे से राय का इख्तलाफ रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनकी अपनी बात है, मैं जरूरी नहीं कि मुझसे ये कन्वेंस हो, लेकिन क्या मुझे राइट है कि मैं फर्क हबीब साहब की शान में कोई गुस्ताखाना बात करूं? मुझे राइट है कि फर्क हबीब साहब आज कोई दलाइल दें और मैं उठकर इनकी तरफ दौड़ पड़ूं? मुझे आज कोई राइट है कि पीटीआई की कोई लीडरशिप यहां किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और मैं एक जत्था लेके जाऊं और उन पर अटैक कर लूं? मैं समझता हूं कि ये हमारी जमहूरी और सियासी तारीख का एक बदतरीन दिन था कि जब आज आप अपनी सियासी जमातों के ऊपर जो आपके साथ इख्तलाफात रखने का हक रखते हैं, आप उनके पीछे अपना एक जत्था भेजें और अटैक करें। और उस वक्त वजीर आजम साहब ने काश आज जब अंदर ऐवान के अंदर वो तकरीर कर रहे थे, वो कहते कि ये जो पैसे लेके आप, मैं नहीं कह रहा, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने 3 दिन पहले कहा कि मेरे लोग बिकाऊ माल है, ये बिके हैं, ये इतने लोगों ने लोग खरीदे गए हैं, उन्होंने उनके बारे में ये अल्फाज कहे। मैं ये अल्फाज कहने की जसारत भी शायद न करता। आज वो जो बिके हुए लोग थे, जो बिकाऊ माल वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे थे, जहां वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए, काश वजीर आजम पाकिस्तान आज अपना दायां बायां हाथ उधर मोड़ के कहते कि मेरी सफों में भी ऐसे लोग बैठे हो जिन्होंने पैसे लिए हैं और मैं इनका एतमाद का मैं किस तरह वोट में आज लूं, किस तरह मैं इन पर एतमाद कर सकूं। कल ये बिके और आज ये सिर्फ इस डर से मेरे पास आ गए कि इन पर डिस्फेक्शन क्लास ना लागू हो जाए या इन्होंने ड्रा कर उन लोगों को वापस दिया है। आज इखलाकी इक़दार वहां होती है को कहते कि मेरी सफों से वो बंदे निकल जाएं, क्योंकि मैं किस तरह उनसे आज एतमाद का वोट लूं जब एक सीक्रेट बैलेट के जरिए उन्होंने मुझ पर एतमाद नहीं किया है, पैसे ले लिए। अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, मैं ना मुझे इल्जाम लगाना आता है और ना मैं लगाता हूं कभी किसी पे, तो अगर वज़ीर आज़म साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनको लोगों ने पैसे लिए, पैसे लेकर अपना वोट सेल किया, अपना वोट बेचा है, और आज फिर उनसे अगर आप एतमाद लेकर आज डेस्क बजवा रहे हैं, आप खुशी मना रहे हैं, आप बहुत बड़ी समझते हैं कि हमने बड़ी फतह कर ली है, मैं समझता हूं कि ये फतह नहीं थी। आज फतह तब होती कि पहले आप उन लोगों को बाहर निकालते अपनी सफों से जिन बकौल आपके जिन्होंने पैसा लिया है, फिर आप एतमाद का वोट लेते, तो ये बड़ा अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इसी को कैरी करते हुए फरूख साहब की जानिब लेके चलता हूं। बड़ा नुकसान हुआ आज का दिन, आपके नजर में नुकसान हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। फरूख साहब, वजीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल किया, उसमें वो कामयाब हुए हैं, इसको आप कामयाबी गर्दानते हैं या फिर ये गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल है? ये है कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। यहाँ पर तो लोग एक कौंसलर की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उन्होंने बबांगे तोहल उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर किसी को मेरे से इख्तलाफ है या किसी को मेरे पे एतमाद नहीं है, मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, आप खुल के उसका इजहार कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस अंदाज से पूरी पार्लियामेंट के अंदर हमारे नुमाइंदगान ने वज़ीर आज़म के ऊपर बात का इजहार किया, 2018 में 176 वोट मिले थे, आज 178 वोट मिले, ये एतमाद का इजहार। और आप ये देखें कि जब कहीं खुफिया बैलेटिंग होगी तो आपको ज़मीरों के सौदागर फ्रंट फुट के ऊपर नजर आएंगे। ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत करते आपको ये लोग नजर आएंगे।
लेकिन जहां आज एतमाद साजी का वोट था, यहाँ पर आज आपको पता है कि खुफिया बैलेटिंग नहीं है, वहां पर पूरी पीडीएम जो है वो पतली गली से दुम दबा कर भाग गई, आज बाइकआउट कर गए। आप ही की कहते थे ना जी हम अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वजीर आजम हाउस का एतमाद खो चुके हैं, तो आज आप आकर खड़े हो जाते ना। इन लोगों का भी आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिए, तो वो भी आज आपकी सफों में खड़े हो जाते, लेकिन आज तो किसी ने जरूरत नहीं की, कोई नहीं खड़ा हुआ उस तरफ जाकर। तो बात ये है, इसका मतलब ये है कि अवाम का एतमाद वजीर आजम के ऊपर मौजूद है। लेकिन जहां तक हम असूली बात करते रहे हैं कि आप कौम की अखलाकियात को क्यों नीचे गिरा रहे हैं, आपके खुद लीडरशिप सीओडी के अंदर 22वीं तरमीम के मौका के ऊपर आप फैसला कर चुके हैं, ऊपर इंट्रेंसिबल बैलेट होगा, सेनेट की कमेटी फॉर होल ये फैसला कर चुकी, लेकिन आपने आप मौका देना चाहते थे कि अंदाज से जो है वो अरबों रुपया चले हुए हैं। और गिलानी साहब के साहबजादे की जो वीडियो सामने आई उसमें किस तरीके से वोट जाया करने की कोशिश की जा रही है, इलीगल प्रैक्टिसेस को परवान चढ़ाया जा रहा है, रिश्वत देने के लिए सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी अपनी लीडर मरियम साहिबा कहती हैं ये नोट नहीं चला, ये टिकट चली है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सेनेट के अंदर वोट खरीदो फरोख्त करेंगे? ये किस कानून के अंदर आप किसी को टिकट का लालच देकर वोट खरीद सकते हैं? ये जमीरों की आवाज नहीं है, ये नोट की आवाज थी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि उस पीडीएम की तमाम साजिश को, पीडीएम की तमाम तर काविशों को शिकस्त हुई है और आज ये छुप के बैठे हुए थे। आप अंदाजा करें, आज इन्होंने अवान में आना पसंद नहीं किया, और जिस अवान को ये कहते होते थे बड़ा मुकद्दस अवान है, फैसले अवान के अंदर करें, अवान में आए, आज खुद उस अवान से जो है वो गायब थे, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि जो इन्होंने काम किया है वो इस ना सिर्फ ये खुद इनको शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि इन्होंने पूरी कौम को लेट डाउन इन्होंने किया। और हमने तो आज बड़ी सादा सी बात की है कि इलेक्शन कमीशन के ये कवानीन हैं, जिनकी इस कानून की इलेक्शन कमीशन पासदार है, उन्हीं कवानीन को आप एक्सरसाइज करें, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाएं। आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह है जो कहता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है, इलेक्शन को फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली करवाना है। तो क्या आज कौम समझती है? क्या एक ही के पीछे 176 फौजिया अरशद वोट ले रही है, उस दूसरी जानिब वोट कास्ट हुआ, उसी मौका पर वोट कास्ट होता है, हफीज शेख को 164 वोट मिलते हैं। ये तयशुदा इनकी प्लानिंग थी, प्लान करके इन्होंने ये काम किया। क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी नस्लों को, हम क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हमारा जो है वो पार्लिमान के अंदर सेनेटर हमारे जो पैसा चला के आते हैं, पैसा चला के आके करप्शन को परवान चढ़ाते हैं, इसको किसी जगह तो रोकना था ना हमने, कि ये खुद अपनी बातों पे अमल दरामद नहीं करवा सके, और ये आज इस सब करप्ट निजाम के सबसे बड़े मुहाफिज पीडीएम बनी हुई है, जिससे हमें सबसे बड़ा इख्तलाफ है, जिसका आज वजीर आज़म ने खुल के फारूक साहब, ये आपका पॉइंट आया, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू उससे बड़े ज़िम्नी सवाल भी निकलते हैं और ये मैं आगे चल के आपसे करूंगा भी। लेकिन मज़हर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, अपोजिशन कह रही है कि हमें पैकेज ला के दें, हम तमाम तर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने आज आगे का प्लान भी दिया है, कहते हैं कि जी हम बैलेट से हट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जा रहे हैं। जो आज हुआ है लॉजिक्स के बाहर, आपको नहीं लगता कि इससे पहले कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जानिब जाएं, हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग की जानिब तो जाएं? क्योंकि एक जानिब जो है बदतमीज़ी की गई, हाथापाई हुई, उसके बाद जिस तरीके के बयानात भी दिए गए हर तरफ से, तो ये मज़ीद आगे चल के माहौल को गरमाएगा, ना कि इसको काम डाउन करें। जी शुक्रिया फैसल, दुरुस्त कहा आपने। देखिए, अगर सियासत में वैसे तो हमारे पूरे माशरे में जहाँ अखलाकियात की बात है, अखलाकियात जो ज़वाल पजीर है, वहीं हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम दलील से गुफ्तगू नहीं करते, अगर कोई दलील से गुफ्तगू कर रहा है हम लाउड हो जाते हैं, लाउड होके जो है हम चाहते हैं कि वो हमारा आर्गूमेंट जो है शोर शराबे में उसकी दलील दब जाए। यह हमारा बुनियादी माशरती अलमिया है कि हम दलील से गुफ्तगू करते हुए अवॉइड करते हैं अपनी आवाज़ को तेज़ कर कर, ताकि अगर आप दलील में कमज़ोर हैं तो आप अपनी आवाज़ से दूसरे को दबा दें। फ़िज़िकल वायलेंस की कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ये पीटीआई के लिए नहीं, एक पॉलिटिकल कल्चर के लिए बेहतर है। अगर पीएमएलएन के लोग इन्वॉल्व हैं तो पीएमएलएन के लोगों को, पीपल्स पार्टी के इन्वॉल्व हैं, इसलिए कि ये फिर कहीं रुकती नहीं है चीज़।
फिर जब आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं या इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो फिर याद रखें कि कल वही वाकया आपके साथ, आपके कारकुनों के साथ भी या लीडरशिप के साथ भी हो सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड जाके इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी जो सूरत हाल है वो देखिए, जो इस वक्त वज़ीर आज़म बात करें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने अब तक रिफॉर्म्स की हैं, क्या उसके नताइज बेहतर आए हैं हमारे यहाँ या नहीं है, इसको सबसे पहले असेस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को उठा लें, ये इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन कौन करता है? लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर आप टीम की सिलेक्शन में नाकाम होते हैं तो फिर आप उस टीम को क्या जिम्मेदार करार देंगे? इससे पहले उठा लें, यानी जितने 2-3 इलेक्शन कमीशन आए 18वीं तरमीम के बाद, वो तो इसी पार्लियामेंट ने मुंतखब किए हैं, मतलब उन्होंने ही नामजद किए ना, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। और ऐसे बुरे लोग नहीं थे जिनको आपने नामजद किया, यानी उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से बात कर लें तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ लाए हो रही है? प्रॉब्लम लाए हो रही है कि आप कैपेसिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन देखिए। इलेक्शन कमीशन पे जब भी गवर्नमेंट के ये जो उनका स्टाफ है, जब वो गवर्नमेंट से लेते हैं स्टाफ, तो वहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, उसकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी ले आए, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यह कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, और ये पार्लियामेंट ही करेगी, आप ही को करना। मदर साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन जब हम बात क्रेडिबिलिटी की करते हैं, और इससे पहले भी जब आपने कहा, एक चीज़ हमेशा सही है कि वी आर गुड विनर्स, लेकिन हम बैड लूजर्स हैं। हम जीतते हैं तो हमारे इदारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, फैसला हमारे हक में आता है तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब उल्टा होता है तो हमारे इदारे भी हमारे लिए बुरे हो जाते हैं, हमारे फैसले भी हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। तो जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, ये तो मोरालिटी से ड्राइव होती है ना सर क्रेडिबिलिटी। यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। नहीं, टाइम भी लगेगा। देखिए, टाइम, मैं अगेन फिर बात कर रहा हूँ, रिफॉर्म्स तो आपने ही की है ना। यानी 18वीं तरमीम उठा लें, फर्ज करें 18वीं तरमीम, मैंने उस चीज को विटनेस किया था। 8-9 महीने 18वीं तरमीम पे बहस हुई, और ऐसी बहस नहीं हुई, इन कैमरा हुई, इश्तिहारात दिए गए, लोगों से इनवाइट की, इनविटेशन यानी एप्लीकेशंस इनवाइट की कि जिसको जो तरमीम करनी है, और कई हज़ार जो है वो चीज़ें भी आई उनके सामने। तो उसके बाद एक 18वीं तरमीम यूनानिमसली तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक राय से मंजूर की। आज हमें उसके फ्लॉज नजर आ रहे हैं। फिर 9 महीने आपने क्या किया आपने फिर 9 महीने, तो इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया। आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, एजुकेशन हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरह आप सेंसस उठा लें, तो बुनियादी चीज़ क्या है कि देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर के पास 2.5 साल हैं। आज उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, इस डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे बताएं कि वो जो MNAs, जो सस्पेक्टेड MNAs हैं, उनके बारे में कौन फैसला करेगा और कब फैसला करेगा? राइट, तो इसी को फिर मतलब ये कि आज इसी को सवाल बनाते हैं ना मदर साहब। और इससे पहले कि मैं फरूख साहब की जानिब जाऊं, जावेद साहब, एक चीज़ जो हमारे लिए बड़ी अहम है वो है रिफॉर्म्स, और यही हम काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं। आप लोगों का भी यही स्टांस है, और फ़ारूक हबीब साहब भी इस पे अग्री करेंगे कि जो है पैसा नहीं चलना चाहिए, पैसे की सियासत बुरी होती है। इस पे अग्री करते हैं ना सर? तो पैसे का मतलब है लालच की सियासत नहीं होनी चाहिए, आपको किसी को वरगलाना नहीं चाहिए, खा वो पैसा हो, खा वो किसी का टिकट की लालच हो। तो जब यह मरियम ये कहती हैं कि जी नोट नहीं चला टिकट चली, तो वो भी तो एक तरह की लालच ही है ना, क्या उसको आप ट्रेडिंग नहीं कहेंगे? देखिए, मैं इसका मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये बिल्कुल पावर है कि वो डिटरमिन करें, और ये अख्तियार उनको दिया हुआ है। और मैं समझता हूं कि लॉज बड़े क्लियर हैं। अब हमारे मुल्क में बड़ा मसला ये होता है कि उसकी इन्फोर्समेंट का मामला है कि आप किस तरह उसको नफाज करते हैं।
अब हमने नहीं कहा, ये चूंकि इलेक्शन का जो सिस्टम था, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी जमात क्लैरिटी रखती और कहती कि ठीक है जी, आयन की आर्टिकल 226 ये कहती है कि सीक्रेट बैलेट पेपर के जरिए होगा, अगर ये इनकी नीयत ठीक होती और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना चले जाते, एक रेफरेंस ना लेके जाते, उसकी बनस्बत ये 6 महीने या 7 महीने या 4 महीने या 3 महीने इवन पहले ये बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये दोनों हैवानों में इंट्रोड्यूस कराते, उसकी कमेटी बनाते, वहां डिस्कशन होती और सारे शायद इस मामले पे एग्री हो जाते कि सर, इस मुल्क कथा कलामी के माजरा जावेद साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि नीयत अगर ठीक होती तो फिर वो ना जाते कोर्ट, लेकिन वो जो वीडियो आई है उसके बाद से तो यही हम अखज़ कर सकते हैं ना नतीजा कि जब वो गए थे तो हुकूमत को पहले से पता था कि जी ये वाले मामलात होंगे, इसमें तो फिर अब नियत पे तो बात नहीं जाती। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि इस इलेक्शन के अलावा भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जब भी इलेक्शन हुए वहां बड़े सीरियस क्वेश्चन उठते रहे। मैं नहीं कहा इस बात को, बिना मैंने कभी जस्टिफाई किया और ना मैं करूंगा, ये इस इलेक्शन में भी और इससे पहले भी क्वेश्चन जरूर उठते रहे, इसलिए सारी जमातें मुख्तलिफ औकात में ये बातें कहती रही हैं। और सर, और अगर आप ये बात करते हैं कि आप इसको ठीक नहीं मानते, आप इसको ठीक नहीं मानते, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस वीडियो के इन्फ्लुएंस में आके ही उन 16 लोगों ने वोट नहीं दिया तो फिर आपके इत्तेहादी की जीत को भी आप फिर डाउटफुल कह रहे हैं, ऐसा ही मैं अखज़ करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस इलेक्शन के ऊपर सीरियस क्वेश्चन पहले उठते रहे हैं और अब भी इस क्वेश्चन इस दफा भी उठा रहे हैं लोग, मुख्तलिफ औकात को उठाएंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि दो तरह, कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कोई पाबंदी किसी मेंबर पे नहीं लगा सकता, वो नहीं लगा रहा। वो कहते हैं कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और ये मेंबर की मर्जी है कि वो जिसको वोट दे। अब ये पीटीआई का स्टैंस है, ये पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि मेरे जो पीटीआई के लोग बिके हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं, वो बिके हैं, उन्हें खरीदा गया है। मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान की ये बात मान लूं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, जो मैं नहीं कहता कि किसी बात ने उनको पैसे दिए, पर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लूं तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को डिटरमिन करेगा, उन्हें एजेंसियों ने बता दिया होगा कि ये आपके लोगों ने जो इन्होंने पैसे लिए, कि वजीर आजम साहब के पास वो पहले से उनको कहते थे कि मुझे पता था कि कौन कौन से लोग पैसे ले रहे हैं, कौन से खरीदार हैं, कौन सा जो है वो बिक रहे हैं। आज मैं कहता हूं कि सबसे पहले वजीर आजम साहब के लिए बहुत जरूरी था कि जब ये लेक्चर दे रहे थे, जब वो कह रहे थे कि पैसे का नफाज खत्म हो, जब वो कहते थे कि अखलाकी इक़दार हूं, तो आज उन बंदों को जो फरक हबीब साहब के साथ बैठे उनको बाहर निकालते हो, कहते ये बंदे जो है आज मेहरबानी करके इस हाउस से दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि इन्होंने कल अपना वोट बेचा है। इनकी क्या अखलाकी जरूरत रह गई है कि आज मुझे वोट देने के लिए आए, कल वोट मेरे ये ऑनेस्ट अब आप पे आ गया है। पहले तो ये बताएं कि उन लोगों का पता, क्योंकि कल तक तो नहीं पता था आप लोगों के वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, तो आज आप लोगों को पता चल गया, और अगर चल गया तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, बात यह है, वो कहते हैं कि कातिल भी खुद और मुनसिफ भी खुद। अब्बासी साहब की आवाज़ सुन के मुझे ये लग रहा है कि पहले आप ना इस निज़ाम को गंदा करते, ना आप पैसा चलाते, ना आप लोगों की बोलियां लगाते, ना आप मुल्क को लूट मार करते, ना ये नौबत आती, आज आपके सवाल करने की नौबत ना आती। दूसरी बात यह है कि आप जुर्रत का मुजाहरा करें ना, आपको पता है उन 16 लोगों ने किन्होंने वोट आपको डाला है, वो लिस्ट आप हमारे साथ शेयर कर दें ना मेहरबानी फरमा कर, फिर हम भी आपके मुतालबे के ऊपर गौर कर लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर लेते हैं। वो लिस्ट तो आप हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे, बल्कि खुलेआम आप ढटाई के साथ आके कह रहे हैं नोट नहीं चला, टिकट चली है। तो मेरी तो समझ से बालातर है कि इस किस्म के बयानात के बाद भी जिन कवानीन का इन्फोर्समेंट का हवाला अब्बासी साहब दे रहे थे और बड़ी ज़ोर दे के दे रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन आजकल काफ़ी एक्टिव है और हम ये उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इन तमाम चीज़ों के जो है वो सिर्फ नोटिस ना लें, बल्कि इनके ऊपर अमल दरामद करें और फौरी करें। आप 11 तारीख की आपने जो है वो हेयरिंग रखी है, 12 को सेनेट का इलेक्शन है, तो आप नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर हेयरिंग रखें। इससे बड़ा, इससे अहम मामला कोई नहीं है। हम कहते हैं आप इसके ऊपर फैसला दे दें, कोई भी फैसला दे दें, अपने कवानीन की रोशनी में दे दें, हमें एक बार सुन लें, उन वीडियोस को परख लें, उसके ऊपर आप फैसला कर दें। और फरूख साहब शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, सामने आ जाएंगे। हाँ, ये भी बता दीजिएगा कि अब तो वो वोट आ गए ना जिन्होंने ज़मीर बदले, उन्होंने एक बार फिर ज़मीर आपकी तरफ कर लिए, तो क्या उन्हें आम माफ़ी है या फिर तादीबी कार्रवाई उनका इंतजार कर रही है? देखें, बात ये है, मैं इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता
कि किसी को कोई आम माफ़ी है या नहीं है। ज़ाहिर बात है, जो हमारी टिकट से जीत कर आया है, जो हमारे साथ अवाम से मैंडेट लेकर आया, इमरान खान के मंशूर के ऊपर लेकर आया, उसके ऊपर तमाम लोग भी रंजीदा हैं, उनके ऊपर सवालात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसको आप ये देखें कि ये बड़ा अहम मामला है। इस मामले को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं। वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन, अपने फ़ैसले में ये कहा था कि वोट की सीक्रेसी हतमी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया, लेकिन आप देखें कि अगर हम सिस्टम को जड़ से ठीक कर लेते, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लेते, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये जो कहते हैं ना ज़मीर जागे हैं, ये ज़मीर नहीं जागे, ये नोटों ने ज़मीर को जगाया इनके। वो ना जागते, अगर ज़मीर जागे होते तो आज वो जुर्रत करके खुल के आकर 178 वोट इमरान खान को ना देते। वो कहते हैं हम जो है वो डिवाइड के दूसरे पार खड़े हैं, और हमने उनको खुली ऑफर दी थी। वज़ीर आज़म ने खुल के कहा था कि मैं कुर्सी के साथ जो है वो चिमटने वाला हुक्मरान नहीं हूँ, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। लेकिन आज जब एतमाद का इजहार किया और जो मौक़िफ़ ये इख्तियार करते रहे हैं, उसके ऊपर इनके पल्ले क्या रह गया। आज ये पार्लियामान की आने की बजाय जाकर, पता है बाहर कारकुनान मौजूद हैं, जो भी हुआ मैं चाह ना होता, आप बीच सड़क के अंदर किसी के जलसे में, किसी के प्रोग्राम में जाकर आप कभी देखा है किसी मुखालिफ जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? आप हमेशा पार्लियामेंट लॉजेस में करते हैं, प्रेस क्लब में करते हैं। ये मंतिक इस पे हम बिल्कुल बात करते हैं। जमाते वहाँ क्या जरूरत थी? ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, और इस पे भी हम आगे बात करेंगे मदर साहब से भी। जो ये वजीर आजम ने मूव खेला है, तो क्या ये मूव स्मार्ट साबित होगा आगे के लिए, या फिर चेयरमैन सेनेट पे फोकस डिफोकस करवाया है ऑपोजिशन ने? एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। मदर साहब, ये बताइए, एतमाद का वोट मिल गया है वजीर आजम को, तो अब ऐसे में अगले 2.5 साल के लिए पीडीएम का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? बेअसर कर दिया है इस मास्टर स्ट्रोक ने, या फिर अभी इसके इम्तिहान और हैं? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में तो इम्तिहान चलते रहते हैं। आप जाहिर है, पहले पीडीएम ने जो है पीडीएम की मूवमेंट चली, वो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियां उनको हासिल नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली ऑपोजिशन का काम यही होता है कि गवर्नमेंट को अननर्व करे। गवर्नमेंट चूंकि रिसीविंग एंड पर होती है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टॉलरेंस शो करना होता है, लिहाजा वो उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट मिला, अपोजिशन उसे एतमाद का वोट नहीं कह रही, तो अपोजिशन, इसका मतलब है ये वो अपनी दूसरी टैक्टिक्स करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को अगले 2.5 साल में कॉन्सेंट्रेट किस पे करना चाहिए? अभी उन्होंने जाना है लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, और वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। वो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज होती है। ये बात तो तय है ना कि पीटीआई का इन हाउस जो है उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप सिंध उठा लें, आप बलूचिस्तान उठा लें, आप केपी उठा लें, आप पंजाब उठा लें, आप जहाँ भी उठा लें, जहाँ भी देख लें, पीटीआई को विद इन पीटीआई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पीटीआई को अपोजिशन से शायद उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज उनको अपने अंदर है। और अगले इंतखाबात से पहले और लोकल बॉडीज से पहले सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, देखिए, सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, बुनियादी पॉलिटिकल मोरालिटीज़ क्या होती हैं। यानी जहाँ सीक्रेट बैलेट्स होते हैं वहाँ क्यों बहुत सी ऐसी जो मिसालें हैं जहाँ नहीं होती कोई करप्शन, जहाँ नहीं बिकते लोग, इसलिए कि आप ऐसे लोगों को असेंबलियों में लेकर आते हैं जिन पे मुझे अंधा एतकाद होता है कि ये इधर से उधर नहीं हो सकता, ये नहीं बिक सकता, ये पार्टी के साथ मर जाएगा लेकिन वो नहीं बिकेगा। मैं बेशुमार पीटीआई के लोगों की पे जो है बेट कर सकता हूं कि उनको अगर कोई अप्रोच करेगा तो वो नहीं बिकेंगे। लेकिन टर्न कोट्स हैं पीटीआई के अंदर, ऐसे लोग हैं जिसकी डेकेड्स ऑफ उनकी इमरान खान ने आज एक टर्म यूज की और उन्होंने अपनी जो कौम से खिताब था उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, और वो बुनियाद है कि पाकिस्तान में 1985 में गैर जमाती इंतखाबात ने पाकिस्तान में सियासत की, करप्शन की बुनियाद रखी।
और आज जो हमें ब्रीड मिल रही है, पॉलिटिकल ब्रीड, ये उसी की देन है, उसी सिस्टम की देन है, क्योंकि वो उसने बरादरी, कौम को बरादरियों में तकसीम कर दिया, मुख्तलिफ उसके मकासद कुछ और थे जनरल ज़िया-उल-हक के। तो ये जो सूरत हाल है कि आप इसमें अमेंडमेंट ले आए, बहुत अच्छा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगले इंतखाबात में जब PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, अपने उम्मीदवार ऐसे चुने कि आपको पूरा एतमाद हो कि ये उम्मीदवार किसी भी सूरत में नहीं बिकेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लूंगा जो 4 पार्टियां बदल कर आएंगे, तो वो 5वीं पार्टी भी बदल लेगा। वो सेल आउट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बिक जाएंगे। देखें ना, आज ये मुनाफकत ही हुई थी ना, उन 16 MNAs ने मुनाफकत की ना, कि आज खड़े होकर इमरान खान के हक में वोट दिया। मदर साहब, क्या आप जो कह रहे हैं क्या ये इतना आसान है, और क्या ये एक इलेक्शंस में हो जाएगा? आज शेख रशीद साहब ने भी यही बात की ना, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई वज़ीर आज़म की कि जी आप सरमायादाराना जो पॉलिटिक्स है वो किसी काम की नहीं होती है, आप गरीब की सुने, आप मजदूर की सुने। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो PTI जिनने जो वादा किया था, और उसके बिल्कुल बरक्स एक काम हुआ कि जी इलेक्टेबल्स को लेकर आए, बिकॉज उसके बगैर तो, उन फैमिलीज के बगैर तो इलेक्शन आप जीत ही नहीं सकते। आपको लगता है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अलोंग विद ऑल द अदर थिंग्स ये एक इलेक्शन में हो जाएगा? देखिए फैसल, मैं 2011 में PTI के जलसे को मैंने देखा है, मैंने 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसों को भी देखा है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो की 1986 की कैंपेन्स भी देखी हैं, मैंने ये सारे इलेक्शंस देखे हैं, एज ए स्टूडेंट भी, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी, और एज ए जर्नलिस्ट भी मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी कमिटमेंट, अपने नज़रिए से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वही फॉल उनका शुरू होता है। 30 अक्टूबर 2011 को जो लोग स्टेज पर थे, उनमें 95% बल्कि 97% लोग जो थे वो बिल्कुल प्योर थे, वो इधर उधर से नहीं आए थे। उनमें जो इमरान खान ने पार्टी शुरू की थी, इसी को फारूक हबीब साहब, इसको आप कैसे देखते हैं जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? और ये बात तो आपके भी सामने है ना कि आप और आप जैसे दीगर वो चेहरे थे जो नए चेहरे थे और वो जवान चेहरे थे कि जिनका वादा किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स हुई, यानी जो आप जीत सकते थे उन्हीं को आपने पार्टी में टिकट दिया, और वो एक वादा जो था, जो लोग कहते हैं कि जी जो हमसे वादा किया गया था, वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। आपको लगता है कि ये अलॉन्ग विद अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतना इजी है कि वो अगले इलेक्शंस में आप लोग कर पाएंगे? देखें, बात ये है, यकीनन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस का हिस्सा है ये तमाम चीज़ें। इन्हीं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इनके हवाले से आज से 4-5 माह कबल वज़ीर आज़म ने ये बात की, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ के बात करते हैं, और उसका फोरम पार्लिमान है, तो हमारा मजाक उड़ाया गया और ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि वज़ीर आज़म जो है वो इनसे NRO मांग रहे हैं। लेकिन हम ये फिर इनको दावत देते हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करें ना। हर इंतखाब के बाद वज़ीर आज़म ने भी आज बात की कि ये बात होती है कि जनाब इलेक्शन के अंदर धांधली हो गई, तो आए कोई ऐसा निज़ाम ले आए ना जिस निज़ाम के ऊपर तमाम जमातों को ट्रस्ट हो, और वो निज़ाम आगे चले, उसके अंदर बेहतरी आएगी, निज़ाम आगे बढ़ेगा, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा आज़ादाना करदार शामिल होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत उससे मजबूत होगी। लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि जब आपका अपना ज़ाती मुफाद हो तो उस वक्त आप COD को भी भूल जाएं, अपनी की हुई बातों को भी भूल जाएं, और आप ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट जैसे मामले की जो है वो मुखालफत शुरू कर दें, और आप जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बन के सामने आ जाएं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंदोबांग दावे करना शुरू कर दें। वही रज़ा रब्बानी साहब जो COD के अंदर वो शिक डालने वाले थे ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, वही सुप्रीम कोर्ट में जाके दलाइल देना शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ यहाँ एक करैक्टर शो करने की भी जरूरत है, अपने कंडक्ट की तरफ भी जो है वो देखने की जरूरत है, पॉलिटिकल करैक्टर भी शो करने की जरूरत है। बिल्कुल, योर पॉइंट टेकन। लेकिन इससे पहले कि मैं सेनेटर साहब से भी ये पूछूं कि उनको ओपन और ट्रेसेबल बैलेट से आखिर इशूज़ क्या थे, फारूक साहब आपने बात की थी ब्रेक पे जाने से कबल के जी क्योंकि वहाँ पे PTI के लोग थे तो क्या ज़रूरत थी जाने की। सर मुआज़रत के साथ, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है और इस मुल्क के आज़ाद शहरी आज़ाद हैं कहीं भी जाने के लिए।
वहाँ पे बाकायदा कोई जलसा था पीटीआई का कि वहाँ पे शायद खाकान अब्बासी नहीं जा सकते थे, एहसन इकबाल नहीं जा सकते थे, मरियम औरंगजेब नहीं जा सकती थी, और जो उनके साथ हुआ, अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपको जाने की क्या ज़रूरत थी, तो अगर आप कंडेमनेशन भी आएगी आपकी तरफ से तो वो भी उसके ऊपर पानी फेर देगी। खासतौर पर अगर खातून के साथ कोई बदतमीजी होती है तो बिल्कुल भी कंडेम जो है उसको किया जाना चाहिए ना। देखें गुजारिश सुन लें। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तमाम सूरत हाल को जो है वो अवॉइड किया जा सकता था। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसकी जो है वो कतन हमायत नहीं करता। हमने अपने कारकुनान को, ये लीडरलेस लोग तमाम निकले, आज वज़ीर आज़म की हमायत के अंदर लोग वहाँ पर जमा थे और हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ पर मजमा मौजूद था। अगर कोई 10, 15, 20 लोगों के साथ ये मामला हुआ तो वो हज़ारों लोग नहीं आए वहाँ पर, तो हम उन सबको भी बुरा नहीं कह सकते। लेकिन मामला ये है कि आज तक उस जगह के ऊपर मैंने कभी PMLN की लीडरशिप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और जगह भी कर सकते थे। मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये था कि इसको हम अवॉइड कर सकते थे। चले वहाँ से मामला हुआ, बुरा हुआ, मैंने कहा मैं कभी इसकी हमायत नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी एक एपिसोड है। साहब का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, लातें चला रहा है, घोंसे चला रहा है, एक रुकने कौमी असम्बली इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है कि मैं टीवी के ऊपर नहीं दोहरा सकता, आप अपने चैनल के ऊपर नहीं चला सकते। वहाँ भी जिम्मेदारी का किरदार देना है। अगर वहाँ पर कोई लीडर खड़ा होता तो इसकी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन इसको कंडेम भी नहीं करेंगे, ऐसे ही समझा जाए फारूक साहब। सुन लें। नहीं, मैंने आपको पहले ही कंडेम भी कर दिया। मैंने पहले आपको कह दिया कि मैं किसी सूरत इस मामले की जो है वो हमायत नहीं करता, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहिए। इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये बड़ा आसान काम है मेरे लिए भी। मुझे किसी जगह के ऊपर किसी पार्टी के कारकुनान जमा हो, चार्ज हो, माहौल ऐसा हो, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए। शायद ये मामला ना होता, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया की टेंशन डाइवर्ट करने के ऊपर मौका पर ये मामला किया गया। एक तरफ ठीक है, फिर इस पॉइंट चल रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से मामला चल रहा है, ले जाते हैं वहां पर आप आकर उसी मुकाम के ऊपर पार्लियामेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसका भी कोई तुक जवाब नहीं बनता। जावेद साहब, इसको तो अवॉइड किया जा सकता था, आप लोगों ने क्यों अवॉइड नहीं किया? जानबूझ के ये चीज की। फरूक हबीब साहब के मुताबिक अगर हम उनकी बात सुने तो यही नतीजा निकलता है। देखिए, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि फरूक हबीब से आदमी जो सियासी अकीदा रखने वाले आदमी है और एक सियासी कारकुन के तौर पर ऊपर आए, उन्हें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। अगर ये सोच परवान चढ़ेगी तो कल इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहेगा, कल किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। आज उनके लोगों ने किया है, कल हमारे लोग करेंगे, अगले दिन पीपल्स पार्टी वाले करेंगे। और ये क्या मैसेज दे रहा हूं, ये जो आप सड़कों से मैसेज हाउसेस अंदर गया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जो पिछले इस अरसे में जो बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है इमरान खान साहब उनकी जमात में, तवातर के साथ एलिगेशन लगाना, गाली देना, लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों को बेइज्जत करना, जलसों में लोगों के नाम ले लेके बातें करना, ऐवान के अंदर बातें करना और इस तरह बातें करना कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं है, मैं इनको जेलों में डालूंगा, मैं इन्हें ऐसी बातें जो कभी हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। एक इलेक्शन का माहौल होता था, इलेक्शन के जलसे होते थे, उसमें लीडरशिप जाती होती थी, एक दूसरे के खिलाफ अपने जलसों में लोगों को बात करती होती थी। लेकिन जब मुंतखब होकर आती थी, हुकूमत बनाती थी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म सबसे बड़े आदमी है इस मुल्क के, अगर वो ये तरबियत रोज अपने वर्करों को देंगे, अगर वो रोज अपने वर्करों को ये मैसेज देंगे, वो तो पूछते हैं शाम को टीवी शो में कि मेरे किस आदमी ने सबसे ज्यादा गाली दी और दूसरे के साथ बदतमीजी की है और दूसरे को बोलने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये अगर रवैया होगा तो ये बहुत नुकसान देगा। और जावेद साहब, इस रवैये का भी आप बता देना, क्योंकि हम लोग जब आइडियोलॉजी और नजरिए, आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, आइडियोलॉजी और नजरिए की बात करते हैं, फरूक साहब के लिए भी है कि लीडर के साथ कारकुन हो या लीडर लेस कारकुन हो, लीडर की आइडियोलॉजी चलती है कारकुन के साथ। तो अगर कल को लीडर नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि कारकुन अपने आप को आज़ाद समझे और कुछ भी कर जाए। मदर साहब, आपने दोनों साहिबान की गुफ्तगू जरूर सुनी होगी। आप करें, फिर मैं मदर साहब के पास चलता हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप
प्रोविंशियल असेंबली का माहौल देख लें, ये प्रोविंशियल असेंबली में बातें पहुंच गई हैं, यहाँ नेशनल असेंबली में पहुंच गई हैं, ये मामला कल सेनेट में जब पहुंचेगा, हम जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट के लोग के पहुंचती है, हम अगर एक दूसरे को वहां हाउसेस जहां हमारा काम है कानून साजी करना, जहां हमारा काम है बैठ के लोगों की फलाह के लिए काम करना, अदारों को अकाउंटेबल ठहराना, वहां हमारे एक दूसरे के सारा दिन कपड़े उतारते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, एक दूसरे को कहें कि असेंबली से बाहर निकालने की बातें करें, तो क्या ये जमहूरियत की खिदमत है? क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है? ये मामला लीडरशिप को कहना है। ये लीडरशिप जब दिल बड़ा करेगी, और वजीर आजम और हुकूमत का दिल बड़ा होता है, अपोजिशन सवाल पूछती है, हमेशा पूछती है कि गुर्बत क्यों हो गई है, महंगाई क्यों है, आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त कीमतें बढ़ गई हैं। अगर ये सवालात हम पूछते हैं, क्या इसका जवाब ये है कि वो कहें तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम एनआरओ मांग रहे हो? ये रवैये अगर रहेंगे तो ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। पॉइंट टेकन। मदर साहब, इस पे आप बिल्कुल छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने दोनों की गुफ्तगू भी सुनी, ये बात आपको गोल गोल घूमती नजर नहीं आ रही कि कंडेमनेशन भी होती है, लेकिन उसके साथ एक अपनी लॉजिक भी जुड़ी होती है कि अगर वो ना आते तो अवॉइड कर जाते। फिर दूसरी जानिब से बात होती है कि जी आज हमारे साथ हुआ है तो हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं, हमने सैंडल पहने हुई और वो भी हील वाली, तो ये तो इनडायरेक्टली कारकुन को कह दिया गया है कि यू आर फ्री। नहीं, मैं बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा की इस गुफ्तगू को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरा ख्याल है वो एज कंडेमनेबल है जिस तरह, क्योंकि आप थ्रेट का जवाब, वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं हुआ करता, रिस्ट्रेन हुआ करता है। आप आज अगर मरियम नवाज साहिबा अपना ये मैसेज देती कि आपको जितना भी वो फिजिकल वायलेंस करें आपने अवॉइड करना है, क्योंकि कारकुन बहरहाल कारकुन होते हैं, लेकिन मेरी दोनों क्या तीनों जमातों से, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से खुदा के लिए अपने अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बाद में आएंगी, पार्लियामेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स आती हैं वो आएँ, नहीं आए, बहस हो, इख्तलाफ रहें, नहीं होंगी। कम से कम अपनी जमातों के अंदर तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, अपनी जमातों के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तो करें, अपनी जमातों के अंदर तरबियती नशिस्तें तो करें कारकुनों की, उनको ऊपर लाने के लिए ग्रास रूट लेवल पे मुझे बताएं कि आपके पास हैं लोग के लोकल बॉडी इलेक्शन में। हमारी यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स नहीं है, हमारी यहाँ बस ठीक है एक रोमांस है, एक ग्लैमर है। आप मुझे बताएं, क्या आपने आज इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी XYZ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कौन सी जमात ने की हैं अब तक अपने अंदर? जो इस वक्त सिचुएशंस जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मोरालिटी की बात कर रहे हैं, अखलाकियात की बात कर रहे हैं, जब तक आप ऐसे तरबियत याफ्ता लोग नहीं लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर, कि जो पार्टी की बोर्ड, मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि जो पार्टी डिसिप्लिन होता है मेरे नज़दीक वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पार्टी ने अगर फैसला कर लिया तो सबको उसको और पार्टी डिसिप्लिन इज बैक विद पॉलिटिकल डिसिप्लिन एज वेल। आखिर में सिर्फ मदर साहब ये बता दें क्योंकि वक्त कम है, अब ये तमाम तर चीज़ हो गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल गया और आगे के लिए भी राहें अब आसान ही नज़र आती हैं। उस वक्त तक के जब PDM अपना अगला मूव ना ले आए सामने, आज बात की महंगाई की और दीगर चीज़ों की, आपको लगता है कि आज जो प्लान दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, तो अब उस पे नजरें करम करेंगे, इस महंगाई पे, बिजली की कीमतों पे, पेट्रोलियम प्राइसेस पे, आटे चीनी पे? देखिए, महंगाई का मेरा खैर बहुत से लोगों के अपने अपने वो होते हैं। आपकी यहाँ महंगाई बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकती है। देखिए, ये जो जितने लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये जितने ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये आधा कमीशन ये खाते हैं, आधा महंगाई इनकी वजह से होती है, इन लोगों की वजह से होती है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनकी वजह से होती है। आपको कोई बहुत मेजर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें, आपको रिलीफ खुद मिलेगा। लोगों की कंप्लेंट्स सुने, यहाँ कंप्लेंट्स नहीं सुनी जाती, लोग ज़ाहिर मारे फिरते हैं। यही बात आज शेख रशीद साहब ने भी की थी कि जब वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया था। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, जावेद अब्बासी साहब और फरख हबीब साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान को 178 वोट मिले और उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ईजीली मिल गया। अब देखना यह है कि आगे चल के PDM इस मूव का कोई काउंटर मूव लाती है या फिर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन साबित होता है वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI गवर्नमेंट के लिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।